गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष कुमार आपका मेंटर ट्यूटर फिजिक्स की अपनी अगली क्लास के साथ फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैंने पिछले क्लास में जो न्यूमेरिकल्स का प्रोसेस स्टार्ट किया है उसी कड़ी में आज हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लौट के आते हैं। मैंने पिछले क्लास में एक प्रॉब्लम आपसे सॉल्व करवाई थी। प्रॉब्लम क्या था पहले देख लीजिए। प्रॉब्लम ये था कि एक वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू ए है। पहला कंडीशन ये था कि एक वेक्टर जो सी है वो परपेंडिकुलर टू है वेक्टर ए के। यानी अगर डायग्राम में देखिएगा तो मैंने आपको इस तरह से बताया था कि अगर सपोज दैट ए इस तरफ है तो से सी इस तरफ है, इस तरह से था। पहला डायग्राम मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। जिन बच्चों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज गो बैक टू माय लास्ट क्लास एंड देन कम टू दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ये देख लीजिए। सी जब परपेंडिकुलर टू ए यानी वेक्टर ए के ऊपर सी परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर सी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा कंडीशन कह रहा था कि वेक्टर सी जो है वेक्टर ए और बी का क्या है, सम है। वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए और बी का क्या है, सम है। इसका मतलब है इसी में अगर हम इस तरह से दिखा दें, इसी में अगर हम इस तरह से बी को दिखा दें, ठीक है, इसी में अगर हम बी को डाल दें तो दोनों कंडीशन, अब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर गया। पहला कंडीशन सी परपेंडिकुलर टू ए दिखाई दे रहा होगा आपको, और दूसरा कह रहा है सी इज है सम ऑफ ए प्लस बी। तो ए इधर बी इधर, पहले का हेड के ऊपर दूसरे का टेल डाल करके आप क्या किए, ट्रायंगल बना दिए, और ये आपका क्या हो गया, बाय डायग्रामेटिकली आप उसको उसे देख सकते हैं। फिगर के माध्यम से उसे आप पकड़ पाइएगा कि ये दोनों इक्वेशन एक फिगर में इस तरह से दिखाए। या आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए या ये इक्वेशन दीजिए, बात दोनों एक ही है, क्योंकि फिगर का जो इम्पैक्ट होता है वो दिमाग पर ज़्यादा समय तक रहता है, आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इक्वेशन और फिगर दोनों के माध्यम से पिछले क्लास में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, जिसे मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ाया, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ाया, तो पिछले क्लास में मैंने इस प्रॉब्लम को डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट के माध्यम से क्या किया था, सॉल्व किया था। अब मेरा इस क्लास में लक्ष्य ये है कि इसी प्रॉब्लम में क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कहता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए हम पहला इक्वेशन को लिखते हैं, राइटिंग C इक्वल्स ए प्लस बी, ये हो गया, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों साइड हम क्रॉस ले लेते हैं। किसका क्रॉस, उस चीज का क्रॉस लेते हैं। ये तो हो गया सेकेंड कंडीशन, उस चीज के साथ क्रॉस लेते हैं जो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करता है। और फर्स्ट कंडीशन कहता है कि सी ए पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम क्यों ना करें कि इस इक्वेशन में ए के साथ क्या करें, क्रॉस कर दें, ताकि इस तरफ भी क्रॉस करेंगे, एलएचएस में भी ए के साथ वेक्टर ए के साथ क्रॉस करेंगे, और आरएचएस में भी वेक्टर ए के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और जो क्रॉस करेंगे तब देखते हैं रिजल्ट निकल करके क्या आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ए नाम देते हैं तो क्या करेंगे, टेकिंग लिखेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। दूसरे दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वेक्टर ए से क्या करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर ए से इसका क्या करते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा फिर बताऊंगा। फिलहाल मैं इसे लिख लेता हूं, आपको समझा देता हूं, उसके बाद इसकी थियरी को और बता। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नेचर का नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे डॉट में क्या था, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यानी पहले डॉट लीजिए या एक दूसरे के बाद डॉट लीजिए, ए डॉट बी बोलिए या बी डॉट ए बोलिए, दोनों क्या है, एक ही चीज है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे थे, स्केलर निकल के आता था और वो क्या था, कुछ भी चेंज नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। सपोज दैट डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, देखिए मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज नहीं पड़ेगा पर डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। देखिए अगर इसको ए वेक्टर मानते हैं, इसको बी वेक्टर मानते हैं, ध्यान दीजिए नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं हम उसको ए वेक्टर मानते हैं, इसको बी वेक्टर मानते हैं। तो जब ए से बी का क्रॉस कीजिएगा तो ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी, ये जो पॉइंट है आपके हथेली का, ये जंक्शन पॉइंट पे होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये जो आपका तर्जनी का ये लास्ट पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। और पहले वेक्टर से दूसरी तरफ जाइए, ए क्रॉस बी, तो आपका जो ये थंब दिखाई दे रहा है आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब, आउटवर्ड का मतलब इस तरफ, और नॉर्मल का मतलब है इस प्लेन जो वेक्टर ए और बी को कंटेन करता है। तो वेक्टर ए और बी को कौन सा प्लेन कंटेन करता है, ये, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो आपकी तरफ होगा। लेकिन यही बदल जाएगा, ध्यान दीजिए, बी क्रॉस ए कीजिएगा तो क्या होगा, ये देखिए, बी क्रॉस ए कीजिएगा, या तो ऐसे समझिए, या दूसरा तरीका है इस तर्जनी को यहां पर रखिए, बी से ए तक आइए, तो जब बी से ए तक घूम के यहां तक आएगा, तो अगर ये थीटा डिग्री एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा डिग्री एंगल होता है। और साइन में आप देखिएगा तो 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो या तो आप ऐसे सोचिए या ऐसे, तो दोनों स्थिति में क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा। देखिए ऐसे जा रहा है, बी डॉट बी क्रॉस ए, देखिए प्लेन टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, बट गोइंग टुवर्ड्स द बोर्ड, गोइंग टुवर्ड्स द बोर्ड, बी क्रॉस ए इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये डिस्कशन थोड़ा सा यहाँ पर रोकता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पर रोकता हूँ, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, चलिए, तो क्या करते हैं, दोनों साइड हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं ए के साथ। चलिए, सी क्रॉस ए कर दिए। ध्यान दीजिएगा, आप सी के राइट साइड में ए से क्रॉस किए हैं, सी के राइट साइड में ए से क्रॉस किए हैं, एलएचएस में सी के राइट साइड में ए से क्रॉस किए हैं, तो आरएचएस में भी, आरएचएस में भी राइट हैंड साइड जो भी वेक्टर है ए और बी, इसमें क्रॉस कीजिएगा तो इसके राइट साइड में ही क्रॉस कीजिएगा। आपकी इच्छा, अगर आप ए को इस साइड में रख कर क्रॉस करते, यानी सी के लेफ्ट में रख के क्रॉस करते, तो इस साइड में भी ए प्लस बी के लेफ्ट में रख करके ए से क्रॉस करते, और अगर राइट साइड में रख कर ए से क्रॉस कर रहे हैं तो इधर भी वही काम कीजिए, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप LHS इक्वल टू RHS लिखते हैं तो ये बैलेंस क्या है, बहुत ज़रूरी है। जो काम इधर कर रहे हैं वही काम अगर उधर कर रहे हैं, तो नेचर जो होना चाहिए दोनों का क्या होना चाहिए, तरीका सेम होना चाहिए। अगर आप गलती, अगर इसको इधर से क्रॉस कर दीजिएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, बोलता है सी क्रॉस ए, इसका मतलब है सी और ए क्या परपेंडिकुलर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ सी, मैं इस साइन का यूज कर रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ ए आई इंटू साइन कितना, बोलिए, ए और सी के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, इक्वलिटी का साइन। इस साइड आइए, ब्रैकेट तोड़िएगा तो ए का क्रॉस कीजिएगा ए के साथ, प्लस का साइन डालिएगा, बी का क्रॉस कीजिएगा ए के साथ, बी का क्रॉस कीजिएगा ए के साथ। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो, साइन 90 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसको आप सिंपली लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू 1 होगा। और इस तरफ क्या होगा, ए, सॉरी यहाँ पर ए क्रॉस ए था, सॉरी ए क्रॉस ए, देखिए, तो ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब ए और ए के बीच में कितना डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल, और साइन 0 बराबर किसके बराबर, 0 के बराबर। तो आप इस तरफ क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर साइन 0 डिग्री प्लस, यहाँ मान लीजिए एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा है, मान लीजिए एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा, ये होगा वेक्टर, ये क्या होगा, वेक्टर है। लेकिन मैं स्केलर फॉर्म में अभी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एंगल क्या हो सके। देखिए, ये जो निकल के आया है, यहाँ भी एक वेक्टर का ही साइन लगेगा, इसमें आपको मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर लगेगा, ये तो 0 हो ही गया, और ये है वेक्टर का साइन लगेगा, क्योंकि मुझे एंगल निकालनी है, इसलिए मैं कहीं पर साइन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर यहाँ होता, यूनिट वेक्टर यहाँ होता, यूनिट वेक्टर यहाँ होता, तो इसका यूनिट वेक्टर मैंने हटा दिया, इसका भी हटा दिया और इसका भी हटा दिया, ताकि मैं सिर्फ एंगल फाइंड आउट कर सकूँ, ठीक है। तो ये हो गया इतना। इस तरफ मैं आता हूँ, थोड़ा नीचे जाने से दिखाई आप लोग को नहीं देगी, ठीक है। तो सी ए सिंपली ए क्रॉस ए साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 0 बराबर 0 इसलिए 0, और बी ए साइन थीटा, चलिए बी ए साइन थीटा, ठीक है। एंगल बिटवीन, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, बोलिए कितना हो जाएगा, सी ए बाय बी ए बराबर सी बाय बी होगा, बराबर सी बाय बी होगा, ठीक है, सी बाय बी होगा। अब आप देख लीजिए, ये था ना एंगल ए और बी के बीच में, यही थीटा था, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा।
तो देख लीजिए ये क्या हो गया, इस एंगल के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर c/b हो गया। तो आप या डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए या क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, आप यहाँ से ये फाइंड आउट कर पाइएगा। ठीक है, चलिए मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा चीज़ नहीं बताया था, सिर्फ मैंने ये बताया इस क्लास में कि पिछले क्लास में आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करके यहाँ एंगल बिटवीन ए एंड बी निकाले, इस क्लास में आप क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज करके वो काम आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स बदलता नहीं है, अगर कोई नया थ्योरी आ गई तो वो पुरानी थ्योरी को क्या करता है, रिप्लेस नहीं कर देता है। ठीक है, तो यही मैं सिर्फ समझाना चाहता था कि आप अच्छे तरीके से वेक्टर समझते हैं तो कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं और अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मैं फिजिक्स की तरफ मैथ का भी एक अलग से चैनल बनाने वाला हूं, जिस चैनल में मैं कुछ और रिनाउंड पर्सन को जोड़ूंगा। जैसे एक मेरे दोस्त हैं, अभी ONGC में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, मेरे साथ ही उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है और उन्होंने एश्योर्ड किया है। अभी उनकी कुछ अपनी परेशानियां चल रही हैं, तो वो मेरे साथ उस फिजिक्स के मंच पर अपनी क्लासेस देंगे और रेगुलर वे में देंगे। तो इसलिए नेक्स्ट फ्यूचर में ये चैनल बहुत अच्छे तरह से ग्रो करने वाला है। आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिए, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस चैनल के थ्रू से। ठीक है, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं लगातार आपके टच में रहूंगा, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए वेक्टर की क्लास चल रही है, न्यूमेरिकल चल रही है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्री आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा या पोजीशन वेक्टर पढ़ा, मैंने सब कुछ तरह का वेक्टर आपको बताया। अब मैं सिर्फ उस पर क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को एनालाइज करना सिखा रहा हूँ आपको। एक प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक बेड है, ये एक बेड है। फिगर में थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बेड कुछ इस तरह से है, देखिए बेड कुछ इस तरह से है। माचिस की डिबिया समझते हैं आप, उस तरह से ये है। ये है 7 फीट, तो ये भी 7 फीट, यानी जो बेड की लंबाई है वो कितनी है, 7 फीट की लंबाई है। एक बेड की लंबाई है 7 फीट और चौड़ाई जो है वो है 4 फीट। चौड़ाई कितनी है, 4 फीट है चौड़ाई। ये देखिए बेड कुछ इस तरह से, अगर ये पौवा मान लीजिए, इसको ये पौवा मान लीजिए, पाया में दे रहा हूँ, सबको पाया दे रहा हूँ, तो देखिए आपको ये बेड दिखाई देता होगा। ये 4:7 का एक बेड है, चौकी है, इस पर एक मच्छरदानी लगी हुई है 3 फीट की एक मच्छरदानी लगी हुई है, 3 फीट की एक मच्छरदानी लगी हुई है। सारे को मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। चलिए इसको मैं O2 बोलता हूँ, इसको A बोलता हूँ, B बोलता हूँ, C D E F G, और कुछ होगा, देख लीजिए सारे को मैंने पॉइंट्स को नाम दे दिए। इस बेड को अगर आप देखना चाहें, तो ये किस तरह का बेड है, देखिए इसमें जो कॉर्नर हुए वो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कॉर्नर कितना है, सॉलिड फिजिक्स में, सॉलिड मैथमेटिक्स में इस तरह के क्यूबॉइड वगैरह का आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो आपको सारी चीज़ें इसे भी याद रखनी पड़ती हैं। तो 8 कॉर्नर हो गया। फेसेस कितने हैं, फेसेस कितने हैं आपको, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर एक इधर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 फेस हो गया। 6 फेस है, बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, 6 फेस हो गया। और वर्टिसेज यानी साइड्स कितने हैं, साइड्स कितने हैं, तो साइड्स हो गए 12। देख लीजिए 12 कैसे। बेड का 1 2 3 4 हो गया, 4 साइड नीचे तो 4 साइड ऊपर, 4 साइड नीचे तो 4 साइड ऊपर, तो हो गए 8, और 4 साइड ये जो परपेंडिकुलर टाइप के हैं, 1 2 3 4, तो 4 साइड, यानी इसके जो मच्छरदानी की साइड, तो पूरा बेड का मामला है वो 12 साइड से बना है, 8 कॉर्नर और 6 फेस है, 12 साइड 8 कॉर्नर और 6 फेस है। अब सुनिए सवाल क्या है, ये तो हो गई आपको ये ज्योमेट्री मैंने बताई, इस बेड का इस मॉस्किटो नेट के साथ एक ज्योमेट्री बताई, ठीक है।
बेड के साथ एक ज्योमेट्री बताई। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें देखिए सवाल है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या, OE। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OE। मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा है, यानी OE जब भी हम निकालेंगे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह, वो जो भी होगा वो स्केलर नहीं होगा, वेक्टर होगा। देखिए ये फिगर है किस तरह से, आप 1 मिनट रुकिए मैं दिखाता हूं कि ये है फिगर किस तरह से। ये फिगर कुछ इस तरह से है। ये बॉक्स देख रहे हैं आप, ये बॉक्स देखिए, ठीक है। ये बॉक्स का ये पार्ट को आप मानिए लंबाई बेड की, ठीक है, तो ये पार्ट हो गया चौड़ाई, ये लंबाई तो ये चौड़ाई, ठीक है, और ये ऊंचाई, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, हाइट हो गई। तो 7 फीट, 4 फीट एंड 3 फीट, इससे आपका मच्छरदानी तैयार हो गया। निकालना क्या है, देखिए निकालने से पहले देखिए हुआ क्या है। यहाँ पर रात को आपने मच्छरदानी लगाई, एक टपोरी ने एंट्री मारी, और वो टपोरी क्या है आपका, मॉस्किटो। मॉस्किटो ने एंट्री मारी, मॉस्किटो ने एंट्री मारी, और एंट्री कहाँ से मारी, बेड के फटे हुए हिस्से के एक कॉर्नर से, बॉटम साइड कॉर्नर के एक फटे हुए हिस्से से ये मच्छर क्या कर गया, इसमें मच्छरदानी में एंट्री कर गया। अब ये रात भर अनप्लीजेंट नॉइज सुनाएगा आपको, गाना सुनाएगा, भन भन भन, आपकी नींदें हराम करेगा, खून भी चूसेगा और सोने भी नहीं देगा। एक मच्छर, समझ रहे हैं मेरी बात, एक मच्छर। तो ये यहाँ से घुस गया, यहाँ से क्या कर गया, ये घुस गया, घुस करके पूरे मच्छरदानी में क्या रहा, रात भर उड़ता रहा, उड़ते 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 जैसे तैसे उड़ता रहा, और लास्ट में आकर के क्या कर गया, इस पॉइंट पर सेट कर गया, इस पॉइंट पर क्या कर गया, वो बैठ गया। यहाँ से घुसा और यहाँ पर बैठ गया, और ये कौन सा पॉइंट है, डायगोनली अपोजिट पॉइंट है। देखिए डायगोनली अपोजिट है, क्या मतलब है मैं दिखाता हूँ क्या है। देखिए बेड ये रहा, बॉटम पोर्शन के इस कॉर्नर से इसने एंट्री मारी, और कहाँ जाके बैठा, देखिए कहाँ जाके बैठा, मैं घुमाता हूँ तब बताता हूँ। ये जाके यहाँ पर बैठ गया, मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ से घुसा और डायग्रामेट्रिकली यहाँ पर डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर जाकर क्या हुआ, बैठ गया। यहाँ से घुसा और यहाँ पर जाके बैठ गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाइए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इनसाइड में सोच के देखिए, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसी स्ट्रेट लाइन का हमको क्या करना है, वेक्टर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। आई होप आप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। चलिए ये होगा कैसे, ध्यान दीजिए। अगर ये काम करना है तो हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करते हैं, इसके साथ फिक्सअप करते हैं। इस स्ट्रक्चर के साथ अपनी सुविधा से, अपनी कन्वीनियंट से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को फिक्सअप करते हैं, क्योंकि ये जो है वो 3 डायमेंशन में, जिस डब्बे को मैंने उठा करके आपको दिखाया है, ये क्या है, 3 डायमेंशनल है स्ट्रक्चर। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। 3 एक्सिसेस होंगे, 3 प्लेन होंगे, और इस बॉक्स के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट लीजिएगा तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, इतना आप समझ गए हैं। यानी कि मच्छर कहीं भी है मच्छरदानी के अंदर, हर एक पॉइंट पर जहां भी हो, बैठे या ना बैठे, उसका 3 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ये रहा, इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे ओ कहा, ठीक है। इसके तरफ जो है लंबाई की तरफ आपने एक्स माना, ठीक है, लंबाई की तरफ एक्स मान लीजिए, चौड़ाई की तरफ वाई मान लीजिए, चौड़ाई की तरफ वाई मान लीजिए, यानी ओ एक्स ओ वाई, और जो ऊंचाई की तरफ आपने जेड माना, ठीक है। तो इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप होता है, इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप होता है, और इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, केप कैप होता है। इस समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप होता है। तो ये काम आपने कर दी। अब देखिए यहां से चलिए और यहां पहुंचिए, यहां से चलिए और यहां पहुंचिए, लेकिन इस तरह से चलिए ताकि आप एक्स एक्सिस की तरफ भी चल पाएं, वाई एक्सिस की तरफ भी चल पाएं और जेड एक्सिस की तरफ भी चल पाएं। कहने का मतलब यहां से यहां जाना तो एक हवा का माध्यम है, आप इस पर तो चल नहीं सकते हैं। ये तो मच्छर था इसलिए ये उड़ के यहां से आ गया ना, लेकिन आप तो नहीं चल सकते। तो आप कीजिएगा क्या, आप ट्रैवल कीजिए।
और जहां पर जमीन मिले वहां पर ट्रैवल कीजिए, जहां पर मच्छरदानी मिले, बेड मिले, उसके अनुसार ट्रैवल कीजिए। तो कीजिएगा कहाँ, यहां तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा वो देखिए। यहां से चले, चलना शुरू किए, चलना शुरू किए, यहां गए, यहां से चलना शुरू किए, यहां गए, और यहां से चलना शुरू किए तो यहां आए। हुआ या नहीं? देखिए 3 पाथ, 1 2 एंड 3, ऐसे जा सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं बोलिए? 1 2 3, 2 पाथ हो गया। पहला पाथ क्या था? ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरा था ऐसे ऐसे ऐसे, तीसरा क्या हो सकता है? ऐसे जाइए, ऐसे जाइए और ऐसे जाइए। ठीक है, 3 तरह का रास्ता है आपको ओ से ई तक जाने का। अलोंग द कॉर्नर, अलोंग द जो बेड का जो सिस्टम है उसके अनुसार यहां तक जाइएगा। तो इसका मतलब है इस वेक्टर को, ओ ई वेक्टर को आप लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर, लिख सकते हैं या नहीं बोलिए? या क्या लिख सकते हैं? ओ ई बराबर लिख सकते हैं पहले ओ सी वेक्टर, सी बी वेक्टर और बी ई वेक्टर, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? ओ एफ वेक्टर, ओ एफ वेक्टर यहां तक आ गए, एफ जी वेक्टर यहां तक आ गए, और जी ई वेक्टर यहां तक चले गए। तो मैं लिखना शुरू करूं, अलग अलग तरीके से मैं लिखना शुरू करता हूं। क्या क्या? ओ ई बराबर पहला पाथ, ओ ई बराबर पहला पाथ, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ई, राइट या रॉन्ग बोलिए? राइट या रॉन्ग? ओ ई वेक्टर जो है वो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी का सम है या नहीं? आगे बढ़िए। ओ ए किधर की तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ है। ध्यान दीजिए, ओ ए किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अगर हम इस वेक्टर को लिखना चाहें तो इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड देंगे और यूनिट डायरेक्शन देंगे। ये वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें तो इस वेक्टर का आप पहले मैग्नीट्यूड दीजिए, उसके बाद उसको डायरेक्शन दे दीजिए, वेक्टर कंप्लीट हो गया। वेक्टर में 2 प्रॉपर्टी, मैं बार बार बोलता हूं, वेक्टर में 2 प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड और यूनिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोनों चीज दीजिए वेक्टर कंप्लीट, दोनों चीज दीजिए वेक्टर कंप्लीट। तो ओ ए कितना? 7 फीट मैग्नीट्यूड, 7 फीट मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसके तरफ? आई कैप की तरफ। ओके, आई कैप प्लस का साइन। ए बी मैग्नीट्यूड कितना? 3 फीट। और किधर है ओरिएंटेड? देख लीजिए, के कैप की तरफ ओरिएंटेड है। किधर है? के कैप की तरफ ओरिएंटेड है। प्लस बी ई, बी ई देखिए, बी ई किधर है? पहले तो मैग्नीट्यूड समझिए, कितना है मैग्नीट्यूड इसका? ये बेड की चौड़ाई है 4 फीट। और किधर है? जे कैप की तरफ। किधर है? जे कैप की तरफ। किधर है? वाई एक्सिस जे कैप की तरफ। तो 4 जे कैप हो गया। हाँ कि ना बोलिए? ठीक है, दूसरा पाथ पकड़िए। तो यानी निकला क्या आपका? निकला क्या? यहां पर मैं इसे हटा देता हूं ताकि ज्यादा थोड़ा सा जगह मिल जाए आपको। ये था एक्स एक्सिस और कितना था यूनिट वेक्टर? आई कैप। तो ये सिंपली अगर सजा के लिखिए तो 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये निकल गया। ठीक है, फिर से ओई का रास्ता पकड़िए। मैं एक जगह आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता, मैं बांधना नहीं चाहता, आपके लिए बहुत सारे डायमेंशन में खोल के रखना चाहता हूं। इतना ही नहीं, अगर आपको वेक्टर का नॉलेज नहीं है तब भी आप ये निकाल सकते हैं, लेकिन उस समय थोड़ी सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम ज़्यादा अराइज हो जाएंगी। उस समय क्या होगा? मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपके साथ थोड़ा ज़्यादा अराइज कर जाएगा। और वेक्टर है तो कन्वीनियंट आपकी बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट आपकी बढ़ जाएगी। कभी कभी इन प्रैक्टिस होने के बाद तो आप सिर्फ देख के ही बता पाइएगा कि क्या है, आपको पेन पेपर उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी को तो ट्रिक कहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आ जाइएगा, बहुत ज़्यादा गहराइयों में समझने लीजिएगा, तो एक चीज़ को आप माइंडली बहुत अच्छे तरह से किसी को बच्चे की तरह समझा पाइएगा। जो ग्रेजुएट इंजीनियर है उसे भी आप एक बच्चे की तरह समझा पाइएगा, और जो वेक्टर नहीं समझता है उसे भी आप इस तरह से अच्छे से समझा पाइएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर आगे बढ़ते। एक रास्ता तो मैंने चुन लिया, एक रास्ता तो मैंने चुन लिया। दूसरा रास्ता क्या मैंने बताया था? यहां से यहां चलिए, यहां से यहां जाइए, यहां से यहां। तो ओसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर प्लस
बी ई वेक्टर। देखिए है सही या नहीं, देखिए है, हो गया। चलिए करते हैं। ओसी बराबर किसके, इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है 3 फीट और डायरेक्शन कितना है के कैप की तरफ, तो हो गया आपका 3 के कैप प्लस सी बी देख लीजिए, सी बी कितना 7 फीट किधर आई कैप की तरफ, तो 7 आई कैप प्लस बीई देख लीजिए, फिर अगेन 4 फीट अलॉन्ग जे कैप, 4 फीट अलॉन्ग किसके जे कैप की तरफ। तो इसको अगर सजा के लिखिएगा तो फिर से हो गया 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, 3 के कैप। ठीक है, देखिए ये दोनों में कोई अंतर लग रहा है आपको, दोनों सेम निकल के आया। पाथ चाहे आप कोई भी फॉलो करें, वेक्टर में पाथ चाहे आप कोई भी फॉलो करें, मैटर सिर्फ इस बात से रखता है कि आप इनिशियल से फाइनल गए, इनिशियल टू फाइनल ही मैटर करता है। इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन अ वेक्टर। इट डजेंट मैटर व्हाट पाथ यू फॉलोड, व्हाट पाथ यू, आपने किस रास्ते को चुना, इट डजेंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है। वेक्टर में सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मायने रखता है, यानी टेल और हेड, सर और पैर, यही मायने रखता है, बीच में कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। आगे चल कर मैं जब वर्क एनर्जी में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा वर्क एनर्जी होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेज होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज में अगर वर्क डन 0 हो जाता तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से राउंड अप करके हम दूसरे पॉइंट में आएंगे और बोलेंगे कि ये जो फोर्सेज है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, वर्क डन क्या होगा 0 हो जाएगा। इन साइक्लिक ऑर्डर, यानी साइक्लिक मोड में क्या होता है, वर्क डन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तब जब जो फोर्स है वो क्या है कंजर्वेटिव नेचर, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। बहुत सारी बातें होंगी, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, हर एक चैप्टर्स की अपनी थोड़ी सी खासियत होगी, बाकी सारा का सारा योगदान ये खुद आप जाके वेक्टर देगा। अगर 20% किसी स्पेसिफिक चैप्टर की अपनी खासियत है तो मानिए 80% जो योगदान देगा वहाँ वो ये फिजिक्स ही देगा। ठीक है, चलिए ये काम हो गया। एक पाथ और बचा था जो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर ये सवाल को मैं क्या करूँगा, गिव अप करूँगा। ठीक है, 2 रास्ते मैंने पकड़ लिए, तीसरा रास्ता मैंने आपको ये बताया था, ये रास्ता और ये रास्ता। चलें कर लें, वो भी रास्ता पकड़ लेते हैं। तो ओ ई वेक्टर कितना बराबर हो गया, देखिए ओ एफ प्लस ओ एफ प्लस एफ जी प्लस जी ई, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, लिखना शुरू करें। ओ एफ कितने, ओ एफ 4 फीट जे कैप, 4 फीट ये देखिए बेड की चौड़ाई और किधर जे कैप की तरफ, तो 4 जे कैप प्लस एफ जी, देखिए एफ जी फिर से कितना 7 फीट किधर आई कैप की तरफ, 7 फीट आई कैप, और जी टू ई जाइए, जी टू ई जाइए तो किधर जा रहे हैं के कैप की तरफ, कितना 3 फीट के बराबर, तो 3 फीट के कैप। तो देखिए ये भी लौट के कहाँ आ गया, 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। आया नहीं आया, आ गया। ये रिजल्ट देखिए, वो रिजल्ट देखिए, या ये रिजल्ट देखिए, तीनों क्या है 1 2 3 आर सिमिलर, 1 2 3 आर सिमिलर। तो पाथ फॉलोड बाय यू does not matter in case of a vector. It is only important that from where you start to follow the path. Initial and final points are the basics of a vector. ठीक है, चलिए मैं इसे पहले डिलीट करने से पहले कुछ और भी बोलना चाहता हूँ, देख लीजिए। देखिए अगर आप वेक्टर नहीं जानते होते तो अगर आपको ये निकालने के लिए बोला जाता वही, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, ये लेंथ होगा कितना, ये लेंथ जो है ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, और लेंथ कितना हो जाएगा, पहले मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ उसके बाद देता हूँ लेंथ कितना होगा। यानी कि आपने एज ए वेक्टर इसको निकाल लिया, आपने इसे क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, एज ए वेक्टर आपने क्या किया, इसे निकाला, आपने एज ए वेक्टर इसको क्या किया, फाइंड आउट किया। ठीक है, आपने एज ए वेक्टर इसको क्या किया, निकाल लिया। और जो एज ए वेक्टर निकाला वो है कितना, वो है ओ ई बराबर किसके, 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप के बराबर, 3 के कैप के बराबर है ये। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो क्या करते, अगर आपको वेक्टर नहीं आता तब आप क्या करते, देखिए आप क्या करते, ये पोर्शन निकालने के लिए पहले आप ये पोर्शन निकाल लेते हैं।
ठीक है, देखिए कैसे, देखिए ये पोर्शन निकालने के लिए आप ये पोर्शन निकालते हैं और ये पोर्शन निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये निकल जाता है अंडर रूट। ये देखिए ये वाला जो है ये और ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 90 डिग्री, ये ऐसे गया यहाँ पर 90 बनाया, और ये यानी अगर एक बेस है और दूसरा परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनज होता है, FOG जो होता है वो हाइपोटेनज हो जाता है। ठीक है, अगर जब आपको हाइपोटेनज निकल जाता है तब ध्यान दीजिए ये हाइपोटेनज और ये एक प्लेन में होने के कारण ये और ये 90 डिग्री पर था, ये और ये 90 डिग्री पर था, तब इसका भी स्क्वायर जो निकला और प्लस इसका स्क्वायर करके आपको ये निकलता, तब जाके आपको मैग्नीट्यूड निकलता। और अगर आपको इसका डायरेक्ट में चाहिए मैग्नीट्यूड तो आप क्या कीजिएगा, सबको क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हो गया 49 प्लस ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 9, ये कितना बना 49 प्लस 25, बताओ कितना हो गया, बोलिए 14 का 4 बाकी 1 74। यानी जो आपका OE का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर ये 7 फीट 4 फीट 3 फीट है तो OE का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक ऐसा बम्बू बांस या कुछ भी बोलिए वुडन स्टिक अगर इस तरह से आप रखते तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, अंडर रूट 74 फीट होती। तो मैंने ये आपको सिर्फ ये दिखाया इस दौरान कि आपको अगर वेक्टर नहीं आता तो आपको कितनी परेशानी होती, ये समझ लीजिए। ये आपको पहले निकालना पड़ता, ये निकालने के बाद फिर ये निकालने के लिए इस ट्रायंगल में जा करके आपको पाइथागोरस ये निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री यहाँ पर बनाता है, पाइथागोरस से आप ये निकालते हैं क्योंकि ये और ये आपको पता है। ये निकलने के बाद फिर से आप पाइथागोरस लगाते और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ये दोनों फॉर्म करता है, तब जाकर के आप OE निकालते। परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें क्या हो गया, डायरेक्ट निकला। एक और भी फायदा है, और भी फायदा क्या है, अगर मैं यहाँ आने के बाद आपको बोलूँ कि जो OE वेक्टर हो गया वो कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तब आप क्या करते हैं, ये वेक्टर वहाँ भी बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल नेचर का साबित होगा। सपोज दैट, ये मैं मिटा दे रहा हूँ पहले, इसे मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, देखिए मेरा काम ये नहीं है कि एक सवाल बना करके मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं चाहता हूं उस सवाल से जुड़े जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो, ताकि आप एक सवाल बनाने के बाद कम से कम 20 से 25 सवाल उसी नेचर का, उसी के आधार पर जब भी किसी तरह घुमा फिरा के पूछे तो आप उसे मिस आउट ना करें, मिस ना कर जाएं, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज दैट OE वेक्टर आपने निकाल लिया, आपने OE वेक्टर को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब आपका काम है, अगर मैं कहूं फाइंड आउट, अगर मैं कहूं फाइंड आउट द एंगल बिटवीन OE वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, कोमा OE वेक्टर एंड वाई एक्सिस एंड OE वेक्टर विद जेड एक्सिस। यानी जो आपने वेक्टर निकाला, OE जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, OE जो वेक्टर आपने निकाला वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण एंगल फॉर्म करता है। अगर आप कन्वीनियंट वाले मेथड से जाते तो आपके बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली थी। ये निकालने के बाद आप एंगल निकालने के लिए आपके पसीने छूट जाते। ये मैं नहीं कहता कि आप निकाल नहीं पाते, पर आपके पसीने जरूर छूट जाते, आप इतनी आसानी से नहीं निकल पाते, ज्योमेट्री की ऐसी तैसी हो जाती और 3 डायमेंशन में सोचते सोचते आपकी हालत खराब हो जाती। ठीक है, तो किसी तरफ या किसी वेक्टर के साथ एंगल निकालने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं वही हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं। आप जानते हैं एक्स के साथ आई कैप बनाता है यूनिट वेक्टर, जेड के साथ के कैप और वाई के साथ क्या जे कैप बनाता है। तो हम क्या करें, जो मेरा ओरिजिनल वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट हम आई के साथ कभी लेकर, कभी जे के साथ लेकर, कभी के साथ लेकर के एंगल निकाल सकते हैं। तो क्या करें, पहला जो निकालना है उसके लिए हम क्या करें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ OE विद आई कैप या एक्स एक्सिस, बोलिए टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर OE विद आई कैप कर लीजिए। इतना तो कर सकते हैं, चलिए करेंगे तो कैसा होगा, OE वेक्टर
का डॉट आई कैप के बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, ये आप जानते हैं फॉर्मूले से, बाय फॉर्मूला कितना हो जाएगा कॉस। मान लीजिए एंगल है अल्फा, मान लीजिए एंगल क्या है अल्फा है, यानी अल्फा क्या हो गया, एंगल बिटवीन ओ ई एंड आई एक्स एक्सिस, अल्फा क्या हो गया, मैं लिख देता हूं, एंगल बिटवीन वेक्टर ओ ई एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ओ ई एंड एक्स एक्सिस के बीच में, या ओ ई वेक्टर का आई कैप के बीच में, दोनों एक ही बात है। ये हो गया, तो इस तरफ अगर हम, ये हो गया ठीक है, तो चलिए ओ ई को यहां से उठा के रखते हैं, 7 आई कैप 4 जे कैप 3 के कैप रख दिया, ऊपर से डॉट आई रखते हैं, एलएचएस में हो रहा है काम, आई बराबर मॉड ओ ई कितना निकल के आया था याद है 74, अभी थोड़ी देर पहले निकालते हैं √74, मैं डायरेक्ट लिखता हूं ठीक है। मोड ऑफ आई कैप क्या यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस कितना होगा 1 होगा, जोर से बोलिए 1 होगा, 1 हो गया इनटू कॉस अल्फा, ऐसे रहने दीजिए ठीक है, कॉस अल्फा ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट में आप काम कर लीजिए, एलएचएस में क्या कीजिएगा, आई कैप का डॉट पहले 7 आई कैप के साथ, फिर आई कैप का डॉट 4 जे कैप के साथ, फिर आई कैप का डॉट 3 के कैप के साथ। ध्यान दीजिए आई जो है जे और के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, आई जो है जे और के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री एंगल के बाद क्या कॉस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आई का डॉट जे वाले टर्म और के वाले टर्म के साथ क्या करेगा वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बचेगा क्या सिर्फ 7 आई कैप के साथ, क्योंकि आई के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, और 0 में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कॉस। तो ये वाला मैं जल्दीबाजी में थोड़ा सा 7 ही लिख देता हूँ, +0 कैसे हुआ आप समझ गए, जे डॉट आई 0 के डॉट आई 0 प्लस आई डॉट आई 7, क्योंकि आई डॉट आई बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए 7 बराबर किसके राइट साइड में 74 इंटू कॉस अल्फा, इसलिए कॉस अल्फा किसके बराबर बोलिए 7/74 के बराबर, 7/74 के बराबर। तो एंगल बिटवीन आपका निकल गया कॉस अल्फा के टर्म में 7/70 √74 के बराबर, √74 के बराबर निकल गया ठीक है। यही काम अगर आप सिमिलर वे में कीजिएगा, यही काम अगर सिमिलरली कीजिएगा, इसको मैं फिगर को हटा देता हूं ठीक है, सिमिलर वे में इन अ सिमिलर वे इन अ सिमिलर फैशन, सिमिलरली अगर आप अपने से करके देखिएगा आपको भी वही निकलेगा जो मैं अगर जे कैप के साथ लूंगा डॉट तो क्या होगा ठीक है। सिमिलरली यहां मैं लिख रहा हूं सिमिलरली क्या करेंगे हम, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ ई, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओ ई, बोलना ना मत भूलिएगा, ओ ई नहीं बोलते हैं, वेक्टर ओ ई विद वाई एक्सिस और किसके साथ जे कैप के साथ, वाई एक्सिस और जे कैप के साथ, वाई एक्सिस और जे कैप के साथ एक ही बात है ठीक है। तब इस बार क्या हो जाएगा 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप का डॉट किसके साथ जे कैप के साथ, कितना हो जाएगा ये, सिमिलरली जे कैप का आई के साथ 90 डिग्री खत्म, जे कैप का जे के कैप साथ रहेगा, और इसके साथ फिर जे के कैप का जे कैप के साथ 0, यानी इधर आइए तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने एक ही बार में लिख दिया था वैसे मैं लिख रहा हूँ इधर, जैसे मैंने यहाँ पर किया था ठीक है, इंटू 1 करके, इंटू इस बार मैं कॉस बीटा बोल रहा हूँ, बीटा बराबर क्या एंगल बिटवीन वेक्टर ओ ई एंड जे कैप, तो बीटा बराबर क्या हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर ओ ई एंड जे कैप ठीक है। तो आप इधर क्या हो गया देख लीजिए, 0 + 4 + 0 होगा बराबर √74 किसके बराबर कॉस बीटा, इसलिए कॉस बीटा बराबर आफ्टर रीअरेंजिंग क्या हो जाएगा 4/74 सिमिलरली अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अगर
सिमिलरली अगर आपका अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, गामा कोई है एंगल, गामा है एंगल बिटवीन ओ ई वेक्टर एंड के कैप, तो इस बार कॉस गामा क्या हो जाएगा 3/√74 ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3/74 होगा। कुछ अपने काम कीजिएगा तो आपका भी हाथ साफ होगा, आपको भी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आपने फाइंड आउट कर लिया। ये तीनों चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ आपको जरूर समझ में आती होगी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर कर दें, मान लीजिए ये इसको मैंने 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा और इसको मैंने 3 कहा, ये तीनों को स्क्वायर करके सम अप कीजिएगा तो ये 1 के बराबर होगा। ये तीनों को स्क्वायर करके सम अप कीजिएगा तो आपको 1 के बराबर होगा। जैसे देख लीजिए आप सामने में ही करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर देखिए क्या है इसका स्क्वायर यानी 49 बाय किसके रूट हट जाएगा 74, 49/74 होगा। बीटा में आइए 4 चौका 16 बटा 74 और यहाँ आइए 3 तिया 9 बटा 74, ये कितने के बराबर 1 के बराबर। देखिए हो गया 1, देखिए सम अप कीजिए हो जाएगा 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 के। इसका मतलब हुआ एज ए लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो कोई वेक्टर का जो एंगल है अल्फा बीटा गामा जो एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ या जेड एक्सिस के साथ बनाता है, वो तीनों का रिलेशन इस तरह से है। अल्फा है एंगल बिटवीन ओ ई विद एक्स एक्सिस, बीटा है एंगल बिटवीन ओ ई एंड एक्स एक्सिस और गामा है एंगल बिटवीन ओ ई एंड जेड एक्सिस, यानी आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ। और तीनों के बीच में जो एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो उसका नेचर इस तरह से है, ठीक है। ये समझ गए आप। अब देखिए मैं थोड़ा बोर्ड को मिटा करके कुछ नया चीज़ आपको बता देता हूँ। क्लास थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, फिर भी जो छोटी छोटी बातें हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट और है वो मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। 40 मिनट की ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, थोड़ा सा समय मैं आपको और लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा समय मैं आपको और लूँगा, मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि मेरे एक दोस्त हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ONGC में, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी ही आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो स्टेट में टॉपर्स भी रह चुके हैं अपने समय के, ठीक है। काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक है। थोड़ी टाइम परमिट नहीं करती है, नहीं तो वो बहुत जल्दी मेरे से आकर के यहाँ पर जुटते, ठीक है। पर शॉर्ट किए हैं कि वो जल्दी ही आएंगे इस चैनल पे, ठीक है। चलिए, एक वेक्टर है आपका क्या, एक जो वेक्टर है वो आपका है, सूखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखिए कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है आपका, ये एक वेक्टर है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। एक वेक्टर है जो क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है आपके पास। मान लिए वो ये है, ये एक वेक्टर है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। लैंग्वेज में ए इज अ वेक्टर विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ए इज द वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ए इज द वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ए इज द वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। अब मैं इसे रोटेट करता हूं,
changes its direction, changes its direction, then with which angle it turns to make same angle, same vector, same vector। कहने का मतलब समझिए क्या है, एक वेक्टर है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है पर वो अपना डायरेक्शन बदल रहा है। एक वेक्टर जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है अपना डायरेक्शन बदल रहा है, यानी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर है वो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन बदलेगा। सपोज दैट किसी समय एक्स एक्सिस की तरफ है तो ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए सपोज दैट घूम रहा है इस तरह से, अपना क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस तरह से डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि कितने डिग्री एंगल से अगर वो टर्न आउट हो जाए, घूम जाए, ताकि वो वेक्टर बदले नहीं। मैंने कहा था कि कोई वेक्टर है अगर उसमें अपनी दोनों प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी में भी वो क्या कर सके, छेड़छाड़ कर दे तो वेक्टर बदल जाता है। मेरे इस वर्तमान प्रेजेंट सवाल में आपका जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी एक चीज़ तो मैंने फिक्सअप कर दी कि कांस्टेंट है, लेकिन दूसरे चीज़ पर मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। और दूसरा चीज़ क्या है, डायरेक्शन है, यानी वो अपना डायरेक्शन बदल सकता है पल समय दर समय, टाइम टू टाइम वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। ज़्यादा बॉदर मत कीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, मैं टेंशन हो जाता हूँ आपको पढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, आपको बताने के चक्कर में कि मैं कैसे कैसे आइडियाज़ लेकर के आऊँ ताकि आपको इसकी गहराई समझ में आ जाए। यकीन मानिए इससे जादुई चैप्टर कम से कम मैथ और फिजिक्स में तो नहीं है जितना ये जादुई चैप्टर है। बस एक बार इस जादू को आप समझ लीजिए, सर चढ़ करके बोलेगा, हर एक चैप्टर के ऊपर ये फिर आपके सर चढ़ करके बोलेगा, ठीक है। आप हीरो हो जाइएगा जीरो से, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि एक वेक्टर है जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज है। देख लीजिए ये वेक्टर यहाँ था, कभी ये देखिए डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड में इसका चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये घड़ी की सुई की तरह है, घड़ी के सुई की तरह है, घड़ी के सुई की तरह है, घड़ी के सुई की तरह है। ये इस तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। आपको ये लगता होगा कि हर एक 360 डिग्री एंगल के बाद ये वेक्टर अपने पोजीशन पे आ जाता है। हर एक 360 डिग्री एंगल के बाद ये वेक्टर क्या होता है, अपने पोजीशन में आ जाता है। 360 से रोटेट करेगा, अपने पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ठीक है। फिर अगला फिर पॉइंट कितने में जाएगा, 360, 600, 720 में रोटेट करके यहाँ पर चला जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा बोलिए। और अगला और देखिए कितना, तीन बार रोटेट करेगा तो 1080, इतना ही होगा। देख लीजिए 1080 पे चला जाएगा, 1080 डिग्री पे चला जाएगा। दो बार रोटेशन का मैंने ये दिखाया, एक बार रोटेशन का मैंने ये दिखाया, ठीक है। एक बार रोटेट किया 360 बना, दो बार रोटेट किया 720 एंगल बनाया, और तीन बार रोटेट किया 1080, एंड सो ऑन। यानी हर एक 360 डिग्री एंगल या क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज करे, क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज करे, वेक्टर अपने सेम पोजीशन पर आकर के खड़ा हो जाएगा। यानी हर एक 360 के बाद अगर मैग्नीट्यूड को आप नहीं बदलते हैं तो 360 पे आकर के खड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 2πn। 2π एंगल के बाद, 2πn एंगल के बाद वेयर n क्या है, वेयर n इक्वल टू क्या, नेचुरल नंबर, वेयर नेचुरल नंबर। यानी हर एक 360 के मल्टीपल में आने के बाद 2πn का मतलब हुआ 2π से n का 1 रखिएगा तो 2π, 2 रखिएगा तो 720, 3 रखिएगा तो 1080, एंड सो ऑन। हर एक 2πn एंगल के बाद वेक्टर अपना डायरेक्शन क्या रखेगा, इंटैक्ट रखेगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर में बदलाव नहीं होगा। बस वेक्टर की थोड़ी सी गहराई को समझाने का ये सिर्फ मेरा एक प्रयास था, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, मैं यहीं पर टर्मिनेट करूंगा इसे।
मैं बस यही कह रहा हूँ, मैं आपके साथ बहुत मेहनत से काम करना चाहता हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा इसे फैलाइएगा, जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स होंगे, ठीक है, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और उतनी ही एनर्जी के साथ मैं फिर से बैकअप हर बार लेकर के एनर्जी का बैकअप लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बी सेफ।